साथियों, मैं आदेश कंवर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ फर्रुखाबाद माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य संकलन में अध्याय 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत के बारे में बताएंगे। आज इस प्रसारण के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं तथा उनका साहित्य में स्थान तथा उनके निबंध भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ भारतीय संस्कृति एक भाषण का अंश है। इसमें बताया गया है कि भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त जीवन व रहन सहन की विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति व धर्म की मड़ियों को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति विशिष्ट है। इस पाठ को पढ़कर गद्यांश से रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे एवं प्रासंगिक प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। इस पाठ को पढ़कर आप सीख सकेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के बारे में, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हिंदी साहित्य में स्थान के बारे में, भारत भूमि की विशेषता विविधता में एकता के बारे में, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न धर्म, विचारधारा, जाति, परंपरा आदि के बारे में, भारतीय संस्कृति में विद्यमान अमर तत्व के स्रोत नैतिक एवं आध्यात्मिक के बारे में, भारतीय संस्कृति के मूलाधार अहिंसा और त्याग के बारे में, दासता के दिनों में मनीषियों और कर्म योगियों के पैदा होने तथा आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव बनाए रखने के संबंध में, भारतीयों की सामूहिक चेतना के बारे में, भारतीय भाषाओं के सांस्कृतिक संगम की आवश्यकता के बारे में। पूर्व ज्ञान। भारतीय संस्कृति पाठ को पढ़ने के पूर्व आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भारत के विभिन्न प्रांतों एवं उनकी भाषा बोली के बारे में, भारत के विभिन्न प्रांतों एवं उनकी वेशभूषा के बारे में, भारत के विभिन्न प्रांतों एवं उनके लोक नृत्य आदि के बारे में, भारत के प्राकृतिक भूगोल तथा नदी, पर्वत, वन, मैदान, सागर आदि के बारे में, भारत में रहने वाले लोगों के धर्म के बारे में, भारत में आने वाली ऋतुओं एवं मौसम के बारे में। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरा देई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री महादेव सहाय था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे और प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की, परंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलनों से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए और सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। सन 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करते रहे। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। भारतीय शिक्षा
गांधी की देन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, आत्मकथा आदि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। हिंदी के अतिरिक्त ये अंग्रेजी में भी लिखते थे। इनके अनेक भाषण भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें विचारों की क्रमबद्धता और स्पष्टता, भाषा की सरलता और स्वाभाविकता तथा हृदय की संवेदनशीलता और देशभक्ति के एक साथ दर्शन होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदैव सरल और सुबोध भाषा के पक्षपाती रहे। इनकी भाषा व्यावहारिक है, इसलिए इसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों के समुचित प्रयोग हुए हैं। इन्होंने आवश्यकतानुसार ग्रामीण शब्दों और कहावतों के भी प्रयोग किए हैं। इनकी भाषा में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती। भाषा की भांति इनकी शैली में भी कोई आडंबर नहीं है, जिसमें इन्होंने आवश्यकतानुसार छोटे और बड़े वाक्यों का प्रयोग किया है। मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्यिक, भाषण, विवेचनात्मक, भावात्मक आदि रूप प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत पाठ भारतीय संस्कृत एक भाषण का अंश है। इसमें बताया गया है कि भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त जीवन व रहन सहन की विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति व धर्म की मड़ियों को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति विशिष्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक, हिंदी के अनन्य सेवक और उत्साही प्रचारक थे। इनकी सेवाओं के लिए हिंदी जगत सदैव इनका ऋणी रहेगा। भारतीय संस्कृति। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतनी प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी कि जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से उसे रंग बिरंगे देखने में आएंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है और न कभी देखने को मिलेगी। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तृप्त भूमि मिलेगी, जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य मुख्य कई भाषाएं भी प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। अब पढ़े गए गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है। व्याख्या। यदि भारत से अपरिचित कोई विदेशी भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करे तो उसे इतनी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी
कि वह ये कहने को विवश हो जाएगा कि भारत एक देश न होकर कई देशों का समूह है। प्राकृतिक डैश डैश आ सकती हैं पंक्ति की व्याख्या। भारत में प्राकृतिक विभिन्नताएं भी विविध प्रकार की हैं जो किसी महाद्वीप में ही दिखाई पड़ सकती हैं, देश में नहीं। यहाँ एक ही समय में बर्फ भी गिरती मिलेगी, तेज गर्मी भी पड़ती मिलेगी, कहीं मूसलाधार वर्षा होती है तो कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं बरसती। कोई ऐसा अन्य डैश डैश लोग देते हैं पंक्तियों की व्याख्या। भारतीय धरती धन धान्य से भरपूर है, इसी कारण कोई ऐसा अन्य फल नहीं है जिसे यहाँ पैदा न किया जा सकता हो। भारतीय धरती के गर्भ में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, प्रत्येक प्रकार की वनस्पति और प्रत्येक प्रकार के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। लेखक का कहने का आशय ये है कि यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भारत की एकता में भी अनेकता के दर्शन कराने में सत्य प्रतीत होती हैं। भारत ऐसा देश है जिसमें सभी मौसम, सभी फल, वृक्ष, खनिज मिलते हैं। भिन्न भिन्न आब हवा से प्रभावित लोग इस देश में निवास करते हैं। उनका पहनावा, खान पान, रहन सहन आदि भी अलग अलग है। इनकी शारीरिक संरचना तथा मानसिकता भी एक जैसी नहीं है। ये विभिन्न प्रांतों में निवास करते हुए भी भारतवासी हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि ये एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, ये एक जात नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अब इसकी व्याख्या बताएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं कि ये संसार अनेक देशों में विभाजित है और इन सभी देशों के भिन्न भिन्न रीति रिवाज, संस्कृति और धर्म हैं। पूरे विश्व में इन धर्मों को मानने वाले लोग भी अलग अलग हैं। भारत की एक अपनी विशेषता है कि यहाँ पर विश्व के सभी देशों के निवासी अथवा किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति कम संख्या में ही सही किंतु मिल अवश्य जाएंगे। जिस प्रकार भारत के विभिन्न प्रांतों, जनपदों और ग्रामों में बोली जाने वाली बोलियों की गिनती करना कठिन है, उसी प्रकार इस भारत भूमि पर निवास करने वाले लोगों के भिन्न भिन्न धर्म और इन धर्मों के भी कई कई संप्रदायों की गिनती करना भी आसान कार्य नहीं है। प्रसाद जी लिखते हैं कि भारत में भिन्न भिन्न धर्मों, भाषाओं, संप्रदायों वाले लोग निवास करते हैं। इन विभिन्नताओं को देखकर कोई भी अपरिचित व्यक्ति कह सकता है कि यह देश न होकर बहुत से देशों का समूह है। यहाँ एक जात नहीं अनेक जातियों के समुदाय निवास करते हैं। गहराई से न समझने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। अब इसकी व्याख्या करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं कि हमारे देश की संस्कृति में अनेक विविधताएं तो हैं, पर ये सभी विविधताएं बाहरी दृष्टि से देखने पर ही प्रतीत होती हैं। अंदर से देखने पर सब में एक अनोखी एकता और समानता व्याप्त है।
जिस प्रकार मोतियों और रंग बिरंगे फूलों को एक रेशमी धागा एक साथ एक हार को जोड़े रखता है, उसी प्रकार हमारी संस्कृति भी अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं तथा दूसरी भिन्नताओं को एक साथ जोड़े रखती है। एकता के इस धरातल पर हम सब केवल भारतीय रह जाते हैं। लेखक का कहना है कि मणियां अथवा पुष्प एक दूसरे से तभी तक अलग अलग दिखाई देते हैं जब तक उन्हें एक धागे में पिरोया नहीं जाता है। एकता के रेशमी धागे में पिरोई हुई इन मणियों में प्रत्येक मणि दूसरे मणि को सुशोभित करती है और उसकी शोभा में स्वयं भी शोभायमान होती है। माला में गुथे हुए विभिन्न फूलों के साथ भी ऐसा ही होता है। भारतीय संस्कृति में व्याप्त विभिन्नताएं भी ऐसी मणियों अथवा पुष्पों के समान हैं जो एकता रूपी रेशमी धागे में गुथी हुई हैं। इसी एकता के कारण भारतीय संस्कृति जैसी विशाल और आकर्षक माला का निर्माण हुआ है। इसकी भिन्नता में भी सुंदरता है। ये विभिन्नताएं एक दूसरे को और अधिक सुंदर बना रही हैं। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बहती हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रहती हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न ये है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने की हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर प्रसाद जी लिखते हैं कि भारत में विद्यमान अनेकता में एकता किसी काव्य का भावात्मक कथन नहीं है, यह ऐतिहासिक सत्य है। हजारों वर्षों से अनेकता के भाव एकता में उसी प्रकार समाहित होते रहे हैं जिस प्रकार अनेक झरने तथा प्रभावित होने वाली नदियां आदि सागर में आकर मिल जाती हैं। ये मिलन सागर के समान अत्यंत विस्तृत तथा गहरा है। इस भारतीय संस्कृति के सागर में भी विविध धर्मों, संप्रदायों, मान्यताओं का मिलन हुआ है। इसी एकता का नाम भारतीय संस्कृति है। ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत पाए शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का ही है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं और जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर प्रसाद जी लिखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय एकता की प्राण शक्ति इसकी नीति और इसके आध्यात्म में निहित है।
वास्तविकता ये है कि भारतीय संस्कृति में पवित्र चरित्र तथा आत्मा संबंधी चिंतन का झरना सदा से ही अवाध गति से बहता रहा है। ये झरना कभी स्पष्ट दिखता हुआ और कभी परोक्ष रूप में बहता रहा है। हमारे सामने समय समय पर उच्च चरित्र वाले तथा धार्मिक एवं आत्मिक चेतना से संपन्न महापुरुष आते रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य ही कहा जाएगा कि आधुनिक युग में इस चरित्र और आध्यात्म की सजीव एवं साकार मूर्ति महात्मा गांधी के रूप में हमारा नेतृत्व कर रही थी। नैतिक एवं आध्यात्मिक चेतना के इस मूर्त रूप को प्रत्यक्ष रूप से हमने चलते फिरते तथा हंसते रोते भी देखा है। हम इस देश में देश सामाजिक एकता भी पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। हम भारत में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं। लोकतंत्र प्रजातंत्र वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हुए अपना पूरा विकास कर सकने का अवसर मिलता है। साथ ही सामाजिक और सामूहिक एकता भी विकसित होती है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है। और ये संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। श्रुति कहती है, तेन त्यक्तेन भुंजीता। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया। और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार की जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता। और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या लेखक जी लिखते हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु हमारा ये नैतिक कर्तव्य भी है कि हम अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न करें जिससे किसी दूसरे को उससे किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि हम ऐसा सोचकर कार्य करेंगे तो हमारी सामाजिक एकता बनी रहेगी और सभी को उन्नति करने के एक समान अवसर मिलेंगे। संघर्ष तब होता है जब एक के स्वार्थ में बाधा पहुंचाते हैं। इस संघर्ष को टालने का एकमात्र उपाय अहिंसा या त्याग भावना का अनुसरण करना है। इसी अहिंसा तत्व पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है। जब भी हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तब अहिंसा को मुख्य स्थान देते हैं। अहिंसा का दूसरा डैश हमारे सामने आता है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या, अहिंसा हमें त्याग की ओर प्रेरित करती है जबकि स्वार्थ भावना हिंसा की ओर ले जाती है। यदि हम स्वार्थ त्याग दें तो हिंसा स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वार्थ ही वृत्ति हमें भोग की ओर प्रेरित करती है। श्रुति कहती है डैश ओतप्रोत है। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक का कहना है
कि भारतीय दर्शन के अनुसार भोग की उत्पत्ति त्याग से हुई है और त्याग भी भोग में ही पाया जाता है। वेदों में कहा गया है कि संसार का भोग त्याग की भावना से करो। यहाँ त्याग में ही भोग माना गया है। भोग के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से झगड़ा करता है, लड़ता है और समाज में उसका विरोध करता है। भोग के कारण ही एक समाज का दूसरे समाज से अथवा एक देश का दूसरे देश से संघर्ष होता है। अतः इन समस्त विरोधों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए त्याग की भावना का उत्पन्न होना अनिवार्य है। त्याग की भावना मन में आते ही चित्त में अपार सुख अथवा शांति का अनुभव होने लगता है। इस कारण त्याग अथवा अहिंसा भारतीय संस्कृति का वह तत्व है जो संसार में व्याप्त समस्त व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, देश विदेशगत विरोधों को समाप्त कर सकता है। इस पाठ को पढ़कर आपने सीखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के बारे में, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हिंदी साहित्य में स्थान के बारे में, भारत भूमि की विशेषता विविधता में एकता के बारे में, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न धर्म, विचारधारा, जाति, परंपरा आदि के बारे में, भारतीय संस्कृति में विद्यमान अमर तत्व के स्रोत, नैतिक एवं आध्यात्मिक के बारे में, भारतीय संस्कृति के मूलाधार अहिंसा और त्याग के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति के इस पाठ के पढ़ाए गए अंश तथा अवशेष भाग का स्वाध्याय कर लें, जिससे आगामी शेष भाग का प्रसारण भी आप अच्छी प्रकार से समझ सकें। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी रूह का